Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हमारे जो लास्ट 1 ईयर में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स आए हैं वो हम विजन 365 के अकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं। और ये जो हमारा आज का वीडियो है इसमें लास्ट 1 ईयर के जो भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स हैं हम उन सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। दोस्तों देखिए, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दूसरे एग्जामों में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस होता है और जनरल साइंस के नाम पे एक दो क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं डिसीजेस के नाम पे या कुछ बेसिक बैक्टीरिया वायरस के नाम पर आ जाएं। अदरवाइज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है, इन सभी सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी जो है इनका सबसे पसंदीदा टॉपिक्स है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स होते हैं उनमें हमको जो चीज़ तैयार करनी होती है तो सबसे पहली चीज़ होती है आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक कैसे काम करती है, होती क्या है। तभी अगर आपने बेसिक नहीं समझा इसमें कि ये कैसे काम करती है बायोटेक्नोलॉजी, जीन क्या होते हैं, जीनोम क्या होते हैं, जीनोमिक्स वगैरह क्या होती है, अगर अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप पढ़ते रह जाएंगे जीन एडिटिंग क्या है, जीन साइलेंसिंग क्या है, CRISPR-9 क्या है, ये बेसिक चीज़ें फिर आप भूलना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए किसी भी जो भी सेगमेंट इसमें शामिल है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, हमको पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और वो चीज़ यूपीएससी में पूछा भी जाता है कि इस टेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके फायदे नुकसान और एप्लीकेशंस को लेके पूछे जाते हैं। तब आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तब कर पाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी कीवर्ड यूज़ होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जीन साइलेंसिंग है, जीन एडिटिंग है, या CRISPR-9 का नाम आ जाएगा, कहीं पर जेलन करके कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, SDN करके आ जाएगी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं इनके मतलब क्या है ये बेसिक हमको आइडिया होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। फिर साथियों दोस्तों, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं, या जो भी इस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कौन सा विभाग वगैरह उस परियोजना को चला रहा है, कौन से कंसोर्टियम वगैरह हैं, कौन सा मंत्रालय एसोसिएटेड है, कौन सी बॉडी ये प्रोग्राम चला रही है, कौन सी बॉडी पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये चीज़ हमको साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में देखनी है। और इसके साथ ही दोस्तों फिर लास्ट 1 ईयर में जो भी अपडेट आए हुए हैं, जैसे कोई नए, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो कोई भी नई चीज़ अगर नया सैटेलाइट वगैरह छोड़ा गया है तो उसके एप्लीकेशंस वगैरह क्या है। अगर कोई बड़ा लॉन्च व्हीकल है, जैसे अभी इस साल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो ने निर्मित किया है तो इसके हमको फीचर्स देखने पड़ेंगे। और दोस्तों इन सब के साथ इन सभी सेगमेंट में, चाहे आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक्स हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, इनमें जो नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी सेगमेंट में 5 सेगमेंट मैंने आपको बताए, एक कॉन्सेप्ट वाला, दूसरा कीवर्ड्स को लेके, तीसरा लीगल फ्रेमवर्क को लेके, चौथा करंट अफेयर्स में क्या कुछ नया हुआ है पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे सैटेलाइट्स की जानकारी है। और जो पांचवी चीज़ बताई कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इन 5 चीज़ों में हमको फोकस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारे सामने दोस्तों न्यूज़ आइटम है वो बायोटेक्नोलॉजी के सेगमेंट के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि आनुवांशिक संशोधन प्रौद्योगिकी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि जीएम प्रौद्योगिकियाँ हैं क्या, आनुवांशिक संशोधन है क्या, तो देखिए ये शब्द जो है बेसिक से, जैसे मैं बताऊँ, हमारे सामने हम किसी भी इंसान को देखते हैं, हमको एक ह्यूमन बॉडी दिखती है, एक इंसान दिखता है, महिला पुरुष कुछ भी। अगर हम इनके पीछे बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी वो अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि अलग अलग अंगों से बनी है। हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ऐसे बहुत सारे अंग से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। इन एक एक अंग के पीछे आप जाएंगे तो एक एक अंग जो है बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना है, और टिश्यूज जो है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं। जो सेल होती है उसके अंदर, सेल में भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। उसमें होता है केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, जिसके अंदर धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिसको हम बोल देते हैं डीएनए, तो उसके लेवल पर जाके जो हम चेंज करते हैं, उसमें जो भी चेंज हम करते हैं वो चीज़ कहलाई जाती है जीएम प्रौद्योगिकी, यानी कि आनुवांशिक संशोधन। अब जो मैंने बताया आपको कि केंद्रक के अंदर जो धागे के समान संरचनाएं होती हैं, एक क्रोमोसोम होता है और उसके अंदर धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं,
वो क्या है, अनुवांशिक गुणधर्म के धारक होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। उसमें 3 नाम आते हैं। एक चीज आ जाती है वो जो क्रोमोसोम, मैंने बताया क्रोमोसोम के अंदर धागे के समान संरचनाएं होती हैं। एक शब्द आता है जीन, दूसरा आता है डीएनए, और तीसरा शब्द आता है जीनोम। तो देखिए आप ऐसे मान के चलिए कि वो जो धागे के समान संरचनाएं होती हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे धागे के समान मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी आगे, जिस मैगजीन में दिया है कि धागे समान मान के चलिए पांच पांच संरचनाएं। तो वो जो पूरा सेट हो गया पांचों का, उसको हम बोल देंगे जीनोम। और वो जो एक एक धागे की समान संरचना है वो बहुत अरबों, बहुत लंबी धागे की समान संरचना होती है। अगर आप यहाँ से खोलना स्टार्ट करेंगे एक पर्सन के जीन को, डीएनए को, जो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम है, तो वो यहाँ से चांद तक पहुँच सकता है। तो वो जो धागे समान एक सिंगल संरचना होती है उसको हम बोल देते हैं डीएनए। और डीएनए में जो एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है, एक जो विशेष धागे समान संरचनाओं में एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि हमारी आंखों का कलर क्या होगा, तो इसके लिए एक विशेष हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डीएनए का, उसको हम बोल देते हैं जीन। तो एक चीज हो गई जीन, दूसरा हो गया डीएनए, और उसका जो कंप्लीट सेट ऑफ जो डीएनए है वो कहलाया जाता है जीनोम। तो इनके लेवल पर दोस्तों जो चेंज किए जाते हैं, इनको ये सब क्या होते हैं, अनुवांशिक गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इनके लेवल पे जो हम संशोधन करते हैं वही चीज़ कहलाई जाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और इनके लिए जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे उनको हम बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जब भी हम कोई चीज़ बात करेंगे तो आप उस लेवल पर सोचना स्टार्ट करना, तो आप आसानी से कर लोगे, समझ जाओगे। अब देखिए ये चीज़ जो की जाती है इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं, या 3 इसकी जो है मेथड है। एक है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट। अभी तक यूपीएससी ने 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा और डायरेक्टली वो कैस9 क्या है इतने से ही काम चला लिया है। तो एक चीज़ है। फिर दूसरा है एंडोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस की होमिंग, इसके स्थान पर ये एंडोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, ऐसे याद रखिए। और तीसरा जो एक और टेक्नोलॉजी है वो है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। अब इसके भी SDN1, SDN2, SDN3 टाइप्स होते हैं, वो हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। साथ ही दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताई, देखिए होता है क्या है कि एक मेल होता है और एक फीमेल है। इसी तरीके की चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में ये सिचुएशन होती है। तो जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, स्पर्म आता है और जो फीमेल साइड होगा वहाँ से जो एग आता है और उसमें जाइगोट वगैरह बनता है और उससे सेल का डिवीजन होता है, वो हम ना केवल, तो फिर ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह, ये ना केवल हम इंसानों में, ह्यूमन में, एनिमल्स में, जो भी लिविंग प्लांट्स हैं जहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो रहा, वहाँ पर हम सब जगह बदलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारे देश में अलग अलग कानून है, जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2026 से संबंधित है, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह में जो चीज़ें की जाएंगी वो उसमें जाएंगी। फिर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1947, बीज अधिनियम 1968, जो सीड्स टेक्नोलॉजी में जो ये चीज़ें डेवलप की जाएंगी, इसका यूज़ किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का, वो इसके अंडर में आ जाएंगी। फिर पौधे की जो प्रजातियां होती हैं, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PPVFR 2009, ये भी इसको रेगुलेट करने में काम आता है। फिर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो दोस्तों ये जितने भी एक्ट हैं ये सभी जीनोम एडिटिंग को नियंत्रित करने वाले कानून, अधिनियमों, प्रक्रियाओं वगैरह परिभाषित करते हैं। तो यूपीएससी में ये भी आ सकता है कि भाई ये जीनोम सीक्वेंसिंग या भारत में जीनोम एडिटिंग को लेके कौन कौन से संबंधित कानून है, तो यहाँ से हमारा कुछ स्कोप बन सकता है। या कई बार स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन में एक आध कोई यहाँ से उठा के एक्ट पूछ सकता है। तो ये अपने को 6 अधिनियम के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों जो अगली न्यूज़ हमारे सामने है वो है जीनोम एडिटिंग के बारे में, जीनोम एडिटिंग के बारे में, यानी कि हिंदी में जीनोम संपादन। तो हाल ही में न्यूज़ ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उसने जीनोम संपादित पौधों की जैव सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश 2022 जारी किए हैं। देखिए इसमें क्या है, और साथ ही अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों से जुड़े अनुसंधान संबंधी मानदंडों में ढील दी है। देखिए ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसका उद्देश्य है कि जो जीएम फसलों से संबंधित मानदंड है, अनुसंधान के लिए जो उपयोग की जा रही है, उसमें थोड़ी सी ढिलाई दी जाए ताकि इस सेक्टर में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो। और जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत के अंतर्गत जारी किए गए हैं। और उसके 1986 के कुछ जो नियमों से साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 और SDN2 जीनोम संपादित पाथवों को छूट दी है। अब हम देखेंगे अभी कि ये SDN1 और
टू क्या है और ये SDN3 से किस प्रकार से अलग है, इसलिए जो SD1 और SDN1 और SDN2 को जो है छूट दी गई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था, जीन के बारे में मैंने बताया था, DNA के बारे में बताया था और जीनोम के बारे में बताया था। और यहाँ पर न्यूज़ ये है इस वाले आर्टिकल में कि जो अनुवांशिक रूप से संशोधित GM जो फसलें हैं उनसे जुड़े अनुसंधान अनुसंधान संबंधी कुछ मानदंडों में ढील दी। तो देखिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लें तो फिर ये न्यूज़ को समझना आसान रहेगा। होता क्या है कि जो मैंने आपको जीन बताया या जो DNA बताया और जो जीनोम बताया था, अगर उसके लेवल पर जाके हम कुछ चेंजेस कर दें और उसके बाद जो उससे जुड़ी हुई नई चीज़ बनाए, जैसे ही क्या है कोई हमारे पास फसल है और फसल की एक प्रजाति है, गेहूं है सपोज दैट मान के चलिए, या कपास है। अब हमारे यहाँ पे कपास में मान के चलिए कि उसमें पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हमने देखा कि भाई कौन सा जीन जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हमने देखा कि DNA का जो सीक्वेंस है उसमें से कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या प्रोडक्शन जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, या कोई प्रजाति बौनी क्यों हो जा रही है, या प्रॉपर उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। और हमने या तो उसको हटा दिया या कोई और प्लांट्स का देखा कोई बेटर जीन था उसको लाके इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये कहला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आ जाती हैं। तो ये चीज़ करके हम क्या है नई क्रॉप्स बनाते हैं। अभी हमने देखा था जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हम कर रहे थे कि भारत में एक ही क्रॉप्स है जो BT कपास है, उसको जो है बस अनुमति दी गई है GM क्रॉप्स के तौर पे। अब है क्या कि जो इसकी वजह से इसके लिए अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी जटिल बनाया गया है हमारे यहाँ पे। अगर आपको इसके लिए अप्रूवल लेना है GM क्रॉप्स के लिए तो इसके लिए काफ़ी कठोर विनियामकीय ढांचा है। अब ये क्यों है वो मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि उससे उसका क्या है हम बायोलॉजिकल जो वेपन्स बनाए जाते हैं उसके तौर पे भी हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो इसमें देखिए ये जो हम चेंजेस करते हैं तो इसमें 3 तरीके से हम कर सकते हैं, एक SDN1, SDN2 और एक SDN3 का उपयोग किया जाता है। जब हम SDN3 का उपयोग करते हैं तो हम क्या है कि उसमें जीनोम जो एडिटिंग वगैरह हम करते हैं जब किसी प्लांट्स की क्रॉप वगैरह में किसी संबंधित, तो हम किसी दूसरे प्लांट्स वगैरह मटेरियल का उपयोग करते हैं, उसमें कुछ और ऐड वगैरह करते हैं, तो उसका व्यापक स्तर पे हमको प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि हो सकता है कि हम मान लो गेहूं की खेती कर रहे हैं, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कीड़ा है जो आके नुकसान पहुँचा रहा है, तो हमने क्या किया कि एक ऐसे हमने कोई बैक्टीरिया का कोई मटेरियल को ढूंढा जो उस मार सकता था, उस कीड़े को मार सकता था, तो हमने वो अपने प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वो कीड़े जो हैं जब भी वो पेड़ में बैठेंगे तो वो कीड़े की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है उससे पर्यावरण को बहुत व्यापक नुकसान हो जाए, इसलिए उसको SDN3 कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ पर SDN1 और SDN2 को जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत छूट दी है और उसके लिए जीनोम संपादित पौधों के जैव सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश 2022 जारी किए हैं। देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कुछ और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, अब मैं आपको वो सीधे सीधे बताऊंगा तो वो आपको आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहले दी गई रियायत के आधार पर आधारित है। इसमें क्या है जो छूट दी गई है कि यहाँ पर जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी है, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बनाई गई थी और जो GM फसलों के लिए स्वीकृति देती है, तो उसको जब ये SDN1 और SDN2 टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे साइंटिस्ट तो उनको छूट दी गई है अनुसंधान के लिए। तो ये इसका प्रयोजन था। उद्देश्य की बात करें तो इससे क्या है, इस सेक्टर में पादपों के जो अनुसंधान और विकास संबंधी जो डेटा है उस पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है और वैज्ञानिक मार्गदर्शन जो है वो मतलब उसका डेवलपमेंट तेज़ी से हो सकता है और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है प्रोग्रेस भी ज़्यादा तेज़ी से हम कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइड निर्देशित न्यूक्लियस का उपयोग करने वाली जीनोम संपादन तकनीकों का उपयोग करके विकसित पादपों और उनके उत्पादों तक ही सीमित है। ठीक है, जो SDN का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, देखिए CRISPR-Cas9 था एक था, दूसरा हमने यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी वो थी हमारी यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस। तो ये दोनों को छोड़ के जो साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस हैं इसमें भी 3 है, SDN1, SDN2, SDN3। तो बस ये UPSC पूछेगी तो बस सिंपल SDN क्या है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और कीवर्ड भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाते हैं
और ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। फिर छूट के मामले में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि उन शोधकर्ताओं को छूट प्रदान की गई है, यहाँ पर फिर से बताया गया है जो जीनोम को संशोधित करने के लिए जीईएसी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जीन संपादन तकनीकों का उपयोग करते हैं। अभी क्या होता है, जीईएसी से अप्रूवल लेने के चक्कर में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, इसलिए इसको आसान बनाया गया। साथ ही दोस्तों इन दिशा निर्देशों क्या है, जो ट्रांसजेनिक बीजों को विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं को जिन सभी शर्तों का पालन करना होता है वही शर्तें जीन संपादित बीजों पर भी लागू होती हैं, सिवाय उन उपनियमों को जिनको छोड़कर जीईएसी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जो SDN3 का उपयोग किया जाता है उसके लिए, उसको छोड़कर SDN1 और SDN2 का। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सा ये जो जीनोम जो ट्रांसजेनिक है, जो ट्रांसजेनिक फसलें हैं और जीनोम एडिटिंग, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो फिलहाल जो है ट्रांसजेनिक लेवल की जो फसलों की किस्में विकसित की जानी हो उनके लिए अनुमोदन दिया गया। फिर कुछ और जानकारी की बात करें साथियों यहाँ पर हम, तो जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई ये जीव विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर और इंडस्ट्रियल लेवल में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने हैं, फिर बायो सेफ्टी बायो सिक्योरिटी संबंधी जो भी दिशा निर्देश हैं उनको विकसित करना है, और कोशिका आधारित टीकों का निर्माण और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। साथ ही दोस्तों 2007 में इसने पहली राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति को जारी किया था। फिर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 2020 जारी करी, और अब राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति जो है 2021 से 2025 की घोषणा की गई है इस विभाग के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भी हमने थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसको उपयोग कर लिया, देख लिया। फिर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि बीटी जो कपास है वो भारत की एकमात्र जीएम फसल है, और इसमें क्या है, पौधे के जो कीट से, पौधे को जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो क्या होता था, ये पौधा जो होता था ये एक पर्टिकुलर कीट की वजह से क्या है कि पौधा उतनी ग्रोथ नहीं कर पाता था, या हम फसल में उतना प्रोडक्शन नहीं देख पाते थे। तो उसमें क्या है, मृदा का एक जीवाणु था बैसिलस थुरिंगिएंसिस, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया डीएनए में या पर्टिकुलर जीनोम में, जीन में उस जीन का उपयोग किया गया और इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो बीटी कपास का जो डीन है उसका डीएनए है उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी वो कीट आके बैठते हैं, कीट खाते हैं कपास, तो उनकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। इस तरीके से जो है हमने कपास में बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन इंश्योर कर पाए हैं, और ये भारत सरकार द्वारा 2022 में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र भारत की जीएम फसल है। तो ये भी हमने देख लिया। फिर दोस्तों चूंकि जीएम फसलों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कैसे तैयार की जाती हैं, किस तरीके से हम जीन के लेवल पे और डीएनए के लेवल पर उनमें चेंजेस करते हैं, उसके बारे में कुछ और हम यहाँ जानकारी की बात करें तो भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो जीएम फसलों से संबंधित अनुसंधान सहित जो भी अनुसंधान और इसके विज्ञान के आधार जो भी प्रौद्योगिकी हैं उनको बढ़ावा देता है। और 2005 में आईसीआर ने एक कार्यात्मक जीनोमिक्स और फसलों में आनुवांशिक संशोधन पर एक नेटवर्क परियोजना भी स्टार्ट करी है दोस्तों। फिर जीएम फसलों की बात में थोड़ा सा जनरली हम बात कर लें तो इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, एक तो उत्पादकता में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है और फसल में हानि कम होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी कोई फसल है वहाँ पर कोई आके कीड़े नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि चने की फसल लगी हुई है, वहाँ पर कुछ कीट जो होते हैं वो आते हैं और वो खा जाते हैं, फसलों के जो बीज होते हैं उसको खा जाते हैं, उसको खोखला कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर हम जो है वो डालते हैं इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, अगर इंसेक्ट का अटैक वगैरह है या बीट का अटैक है तो बीडीसाइड वगैरह डालते हैं पूरी फसल में, इस चीज़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो एक तरीके से ऐसा है कि आपको अगर पेन है, आपके हेडेक है, तो हमने एक टैबलेट दे दी कि वो पेन कुछ समय के लिए दब जाए, वो ये तरीका है। लेकिन क्या होता है, जो जीएम फसलें हम बनाते हैं हम उसके अंदर ही कैसा जीएम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जब भी वो कीट उस पर अटैक करेगा उस प्लांट के ऊपर तो उसकी डेथ हो जाएगी। उस तरीके से उसकी जो आने वाली पूरी जनरेशन है वो ही रुक जाएगी। तो इसकी वजह से हम पूरी उस चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसके में उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और फसल में हानि बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। फिर दोस्तों अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे फसलों का तो खाद्य सुरक्षा इंश्योर कर सकते हैं, जो हमारे देश की पोषण संबंधी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा में, गुणवत्ता में काफ़ी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, और मृदा की जो उर्वरता होती है वो भी बनी रह सकती है। क्योंकि क्या है, जो हम बहुत ज़्यादा डीएपी, यूरिया, इंसेक्टिसाइड्स, बीडीसाइड्स ये सब डालते हैं तो मृदा की क्वालिटी भी ख़राब होती है। लेकिन साथियों सोचने की बात यह है कि अगर इन फसलों के इतने अच्छे लाभ हैं तो फिर भी सरकार ने अभी तक एक ही फसल को मंजूरी क्यों दी है। अगर हम ऐसे बहुत सारी फसलें ले आएँ
तो फिर तो हम बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, पूरी दुनिया को खाद्य जो असुरक्षा की स्थिति है, भुखमरी की स्थिति है, उसका निपटान कर सकते हैं। जो हमारे देश की जो पोषण की नीड्स हैं उनको हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, इसकी वजह से क्या है, एक पर्यावरणीय बहुत व्यापक पर्यावरणीय नुकसान भी हो सकते हैं। हो सकता है वो हमको आज कल परसों ना देखने मिले, अगले 2 4 5 साल 10 साल में, लेकिन आने वाली जनरेशन में उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि हम प्राकृतिक जो संतुलन है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हो सकता है जो भी बीड्स अटैक कर रहे थे पेड़ के ऊपर, जो भी इंसेक्ट अटैक कर रहे थे, उसमें से कुछ ऐसे हो जाएं कि वो उसके प्रति भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें और वो एक प्रकार से सुपर बीड्स का काम बन जाए, और फिर वो क्या है, बहुत व्यापक लेवल पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उसमें जो हमने जीन इंट्रोड्यूस करवाया है दूसरे प्लांट्स का इनसे बचने के लिए, वो अल्टीमेटली फूड चेन के माध्यम से हमारी बॉडी में भी आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने मिल सकते हैं ह्यूमन में, ऐसे और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं बहुत सारे दोस्तों। फिर आर्थिक उसके बाद बात करें कि उपज के बारे में क्या है, इसमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन होगा इतना होगा, लेकिन रियल टाइम में वो डेटा अभी हमारे पास उतना ज़्यादा है नहीं। फिर मानव एवं पशु स्वास्थ्य की जैव सुरक्षा है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो इंसानों में भी आ सकते हैं फूड चेन के थ्रू और जानवरों में भी जा सकते हैं। और जैसे मान लो कोई जानवर ही है, अब वो फसल खा रहा है, तो वहाँ से जो मिल्क वगैरह आई काऊ वगैरह से, वो हमारे पास आया, तो उससे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर दोस्तों क्या है, ये नैतिक तौर पे भी जो है एक नैतिक मुद्दा भी है, क्योंकि इसमें क्या है, जो कॉरपोरेट्स का अत्यधिक प्रभावी होना, जो मल्टीलेटरल कंपनीज हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, वो ज़्यादा करती है। जैसे एक माइको करके एक कंपनी, तो ऐसी कंपनियों की इसमें ज़्यादा डोमिनेंस है। और दूसरा क्या है, हमको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमको ऐसे लाखों के स्तर पर ऐसे जो प्रकृति में और भी प्रजाति हैं उनको मारे जाने की ज़रूरत है, या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये नैतिक मुद्दे ही बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये सब मुद्दे दोस्तों इस आर्टिकल से जुड़े हुए थे। यहाँ पर देखिए बार बार एक शब्द आता है, हमने जैसे यहाँ पर देखा, एक चीज़ होती है जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी, यानी कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज़ होती है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। जो ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं उनके ऊपर उतना सारा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है, लेकिन जीनोम एडिटिंग वगैरह है, वहाँ पे तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। वहाँ पे हमने देखा, पहले भी देखा, बीच में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर की बात करें, तो जो अपना जीनोम एडिटिंग है, इसमें क्या होता है कि जो टारगेटेड जीन है उसमें हटाया जाता है उस जीन को पर्टिकुलर डीएनए के में से, या जो जीनोम होता है उसमें से टारगेटेड जीन को हटाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई पर्सन है, हम देखा गया है कि ये पर्सन अगर इस ये वाला जो सेल है उसका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, इस वाले एग से जो भी बच्चा बनेगा, ये भी जो भी जाइगोट वगैरह है, तो इसमें देखा जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर हो सकता है कि इसका एक्स्ट्रा, इसके आई में कुछ निशान हो सकते हैं, इसकी आंखों में कुछ अलग टाइप के ब्लैक धब्बे हो सकते हैं, तो हम पर्टिकुलर वो वाला जीन हटा देंगे, जीनोम एडिटिंग में ये कर लेंगे, प्रैक्टिकली ऐसा होगा। तो ये वो वाली टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से क्या है, जो कि जो हमारा उद्देश्य है उसमें चयनित वांछित लक्षणों के सजीव निर्मित हम होते हैं, सजीव निर्मित किए जाते हैं। मतलब हमको लगा कि हाँ भाई ये वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है, या हमको लगता है कि पर्टिकुलर जीन में मान लो सिकल सेल एनीमिया करके के रोग होता है, जो अनुवांशिक बीमारियां हैं या कोई और दूसरी अनुवांशिक बीमारियां हैं, हमको लगता है कि ये डीएनए का ये वाला हिस्सा जो है, जीन है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम वो हटा देंगे, तो वो कहला जाएगा जीनोम एडिटिंग। फिर अगर हम वहाँ पर ट्रांसजेनिक की बात करें, तो ट्रांसजेन में क्या होता है कि पर्टिकुलर कि इसमें क्या होता है कि मान के चलिए पर्टिकुलर हम जब ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास सरसों की एक प्रजाति थी, उसमें ये देखा गया कि भाई इसके पेड़ में विस्तार तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसके जो बीज होते हैं उसके साइज बड़े छोटे होते हैं। तो हमने एक दूसरी फसल देखी कि उसमें जो बीज होते हैं उसके पेड़ों का विस्तार, ग्रोथ तो उतनी नहीं होती है, लेकिन उसके भले कम दाने होते हैं उस पेड़ में, लेकिन वो ज़्यादा मेच्योर होती है। तो हमने उसको उठाया और इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपने बहुत समय पहले सुना होगा कि एक जो रेड, या देखा भी होगा, रेड जो रोज़ होती है, मैंने अक्सर ऐसा सुना है, प्रैक्टिकली तो ऐसा देखा नहीं, कि जो रेड रोज़ की कलम होती है और वाइट रोज़ की जो कलम होती है, उन दोनों को आप मिला के एक साथ में लगा दो तो आपको अलग अलग फिर जो है दोनों के कलर का मिक्सचर देखने को मिलेगा। कई बार आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जो काउस वगैरह होती हैं, जो बफेलो वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो सांड हैं उनको बुलाया जाता है। तो वो एक प्रकार की ये ट्रांसजेनिक है, मतलब वो तो एक अलग चीज़ हो गई थोड़ा सा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसका पर्पस भी वो एक प्रकार से हम कहते हैं वो आर्टिफिशियली हम वो कर रहे हैं, मतलब हम उसमें साइंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली जो है एक प्रकार से ट्रांसजेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं। अदरवाइज़ क्या है कि एक ही, मतलब अगर
कोई डेयरी वगैरह, और वहाँ पर वो यूज़ होंगे, तो हो सकता है कि उस वैरायटी को आने वाली जो नस्लें हैं उतनी अच्छी क्वालिटी वाली ना मिले, तो वो पर्टिकुलर एक उत्तम श्रेणी का जो सांड वगैरह होता है उसको बुलाया जाता है। उसके माध्यम से क्या है, हमको एक अच्छी क्वालिटी वाली जो नस्लें जो है विकसित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार की वैसी टेक्नोलॉजी कि हमने मिलाया, दो को लिया और मिला दिया। इसमें हम पर्टिकुलर जीन के लेवल पर जाके कुछ काम नहीं करते, ये चीज़ कहलाई जाती है ट्रांसजेनिक। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया दोस्तों ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में और जीनोम एडिटिंग में। फिर दोस्तों इसमें कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो विनियामकीय निकाय हैं इससे संबंधित होते हैं। तो एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। ये क्या करती है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधित विकास की निगरानी करती है। फिर यहाँ पर और भी संस्थान है, IVSC संस्थागत जैव सुरक्षा समिति है। फिर अनुवांशिक परिवर्तन पर समीक्षा समिति है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसकी समीक्षा की जाती है, जो भी चालू परियोजनाएं होती हैं, फील्ड पर जो ट्रायल होते हैं। फिर राज्य जैविक प्रौद्योगिकी समन्वय समिति है और जिला स्तरीय समन्वय समिति है, जिला स्तरीय समिति है। इनका का काम होता है कि जो भी परियोजनाएं वगैरह चल रही होती है उससे संबंधित ये लोग देखती हैं, समीक्षाएं करती हैं और ऊपर जो संबंधित अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करती हैं। देखिए दोस्तों, अब ये इस लेवल पे ढांचा इसलिए बनाया गया है कि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि हम फसलों को विकसित कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हम बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे कई बार कोविड-19 को कहा जाता है कि वो लैब में विकसित किया गया वायरस है। अब आप सोच के देखिए कि जैसे हम जीनोम एडिटिंग में कैसा जीन का उपयोग करें। कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो भारत में एक प्लांट है जो अमेरिका से आ गया था, वो खूबसूरती के लिए लाया गया था, लेकिन अब वो आजकल बहुत सारे गाँव में फैल गया है इंडिया के, और उसकी वजह से लोगों को क्या होती है, जो फंगस की समस्या होती है, खुजली की समस्या देसी भाषा में, वो देखने को मिल रही है। तो अगर हम उसका डीएनए लेके कोई साइंटिस्ट या कोई लैब वगैरह में गेहूं की फसल में मिला दिया, कुछ ऐसा कर दे, तो इन फसलों से भी वो उस लेवल का एनर्जी फैल सकती है, और फिर एक बार फसल होगा तो इसका बहुत व्यापक स्तर पर फैलाव हो सकता है, और गांव गांव में फंगस की समस्या देखने को मिल सकती है, और ये बहुत तेज़ी से ही फैलने मिलेगा। तो यहाँ पर एक तो हमारी हेल्थ बहुत नेगेटिवली होगी, और एक तरीके से जो भी जो प्राकृतिक संतुलन बना था वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत व्यापक स्तर पे उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मैकेनिज्म बनाया गया है। अगर इस लेवल पे चेंज जो किए जाते हैं जीन के लेवल पे, तो उसके लिए एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई है। पहले भी हमने इसको देखा है कि ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो खतरनाक सूक्ष्मजीव हैं और उनके पुनर्संयोजन से बड़े पैमाने पर उपयोग जुड़ी गतिविधियों के प्रति जो है अनुसंधान और जो इंडस्ट्रियल लेवल पे उसकी प्रोग्रेस को ये देखती है और उसमें कुछ नियंत्रण रखने का काम करती है। फिर जो भी अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित जीवों और उत्पादों को पर्यावरण से निष्कासित करने संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं उनके ऊपर ये विचार करती है। फिर अगर कोई बगैर इसके अनुमति लिए ही कोई ट्रायल वगैरह स्टार्ट कर देता है, फील्ड ट्रायल स्टार्ट कर देता है जीनोम जीएमओ क्रॉप्स वगैरह के बारे में, जीन एडिटिंग से संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में, तो इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करती है। साथियों जो वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं और ये हर महीने बैठक करते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, अपर सचिव होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, इस कमेटी के हेड होते हैं वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर नहीं होते, जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन थी इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे असल में ये जीनोम टेक्नोलॉजी वगैरह क्या होती है, कैसे काम करती हैं इस लेवल पे। तो बेसिकली आप बेसिक आइडिया समझ गए होंगे। इसके बाद हम हमारी जो अब स्पीड होगी, रफ्तार होगी, वो थोड़ा सा टू द पॉइंट होगी, थोड़ा सा तेज़ होगी, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट हमारे सामने जो न्यूज़ है यहाँ पे क्या है कि जो GEAC है जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी, इसने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 नामक जो ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों की जो प्रजाति है उसके पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश करी है। ये जो है इसको क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निगरानी में बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत ही ऐसा किया जाएगा। इसका व्यावसायिक उपयोग के लिए इसके तहत परमिशन दी जाएगी और इसको किया जाएगा। हम DMH11 के बारे में बात करें तो इसके जो डेवलप करता है, जो इसने किसने बनाया है, तो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स GGMCP ने इसको विकसित किया हुआ है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाता है। अब ये हो गया, ये क्या चीज़ है, कैसे किया गया है, ये देख लिया हमने। इसमें क्या है, जो अलग अलग दो किस्मों का उपयोग किया गया है। इसमें सरसों की जो पूर्वी यूरोपीय किस्म है अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट वॉरबस्टर, और भारतीय जो किस्म है वरुण वॉर्नेज लाइन, इनकी जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा के इसको विकसित किया गया है। और ये जो DMH11 में जो दो एलियन बाह्य जीन्स को शामिल किया गया है दोस्तों, इन दोनों जीन्स में क्या है, जो बैसिलस एमाइलोलिफेसियंस नामक एक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु से इसमें लिया गया है, और एक प्रकार से ये जो है ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप की गई है।
इसका उद्देश्य क्या होगा, ये जो वॉर्नेस नामक जो जीन है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये वाला जो प्रोटीन होता है वो पादप में पराग के उत्पादन को बाधित करता है, और इस प्रकार पादप की जो जनन क्षमता समाप्त कर देता है, यानी कि मेल स्टेराइल हो जाती है। इससे क्या होता है कि शामिल जो वॉर स्टार नामक जो दूसरा जीन द्वारा उसके द्वारा क्या है, पादप की नर जनन क्षमता मेल फर्टिलिटी को पुनः स्थापित किया जाता है। इस तरीके से क्या है, इसमें F1 किस्म से उपज अधिक होती है, और इस किस्म से बीज अनाज भी पैदा होता है। मतलब कि हमको जो प्रोडक्शन चाहिए था, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली हमने एक वैरायटी बना ली है, और इससे आने वाले टाइम पे भी उसको एक सीड्स के तौर पर उपयोग किया सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं कि आप उनको एक बार उगा सकते हैं। इस टाइप की जो प्रजातियां होती हैं हाइब्रिड वगैरह, उनको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते आप, तो इसमें ये भी खासियत होगी। फिर दोस्तों जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं तो जैव अर्थव्यवस्था क्या कहलाई जाती है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है जहाँ पर पदार्थ, रसायन और ऊर्जा के लिए बुनियादी निर्माण खंड नवीकरणीय जैविक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। ये चीज़ कहलाई जाती है बायो इकोनॉमी की बात। फिर नेक्स्ट दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो हरियाणा सरकार ने क्या है, एक BG2RRF का फील्ड ट्रायल करने के लिए एक NOC जारी किया है। तो ये क्या है, ये BT कपास की एक शाकनाशी, सहिष्णु और कीट प्रतिरोधी किस्म है। मतलब इसमें जो पतझड़ होते हैं उनका प्रकोप नहीं होगा ज़्यादा, और कीट के प्रति भी प्रतिरोधी होगी, और ये जो BT कपास है उसी की एक किस्म है। भारत ने क्या है, देश में केवल अभी VG1 जो है और BG2 GM कपास के व्यावसायिक उपयोग की अभी तक अनुमति है। BG2 जो RRF अनुमोदन के अलग अलग चरणों में लंबित है अभी। तो साथियों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अभी GM कपास के बारे में वो एकमात्र प्रजाति है, तो उसके जो BG1 और BG2 है उनको ही व्यवसायिक अनुमति है। जो BG2 RRF है इसको अभी क्या है, अलग अलग चरणों में लंबित है, अभी इसको अनुमति नहीं मिली है। तो जो हरियाणा की सरकार है उसने एक प्रकार से इसके लिए NOC एक जारी किया हुआ है। इसमें क्या है, जो BG2 RRF अमेरिकी बॉलवर्म जैसे जो विनाशक कीट हैं, हमले हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट दोस्तों अभी हमने बात करी थी साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस तकनीक की। जो हमने देखा था कि जो जीनोम सिक्वेंसिंग वगैरह उसके लिए जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो किया जाता है उसके लिए 3 तरीके की टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। उन्हीं में से एक SDN1 के बारे में अभी हमने SDN के बारे में बात करी थी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि SDN1 और SDN2 और SDN3 टाइप के 3 इसमें वर्जन होते हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं साथियों, SDN1 के थोड़े से इसके बारे में अगर हम देखें SDN के बारे में, तो ये क्या है, SDN या अनुक्रम विशिष्ट न्यूक्लियस, इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा कि साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अनुवर्ती जीनोम संपादन को प्रभावित करने के लिए DNA जंतुओं को विखंडित करने की तकनीक है। देखिए जो DNA होते हैं, जीनोम एडिटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जो DNA जो तंतु होते हैं, सेल्स, उनको डिवाइड करने के लिए एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि SDN जो DNA में काट छांट स्थल पर विशिष्ट छोटे परिवर्तनों के लिए लक्ष्य DNA या काट छांट और होस्ट के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र का लाभ उठाना होता है। कुल मिला के जो है DNA में आपस में उसमें से कुछ काट छांट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी हो गई। इसमें करने के लिए वो 3 और टेक्नोलॉजी है। ये जो SDN प्रौद्योगिकियाँ उसके 3 टाइप्स हैं। एक है ZFN जिंक फिंगर न्यूक्लियस, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइफ इफेक्टर न्यूक्लियस टालेन, और क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट क्रिस्पर। आपको इतना ही याद रखना है कि ये ZFN क्या है, टैलेन क्या है, क्रिस्पर क्या है, बाकी की चीज़ें हो गई। फिर कुछ और जानकारी की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि जो SDN1 दोस्तों हैं और SDN2 है, इसमें क्या है कि दोनों में बाहरी विदेशी अनुवांशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराया जाता है। यानी कि जो पर्टिकुलर वो प्रजाति का DNA उसी में कुछ संशोधन किया जाता है, कुछ बाहर से कोई नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है किसी और प्रजाति का। इसमें परिणाम स्वरूप क्या है, जो फसल प्राप्त होती है उसका पारंपरिक फसल किस्मों से भेद कर पाना मुश्किल होता है, यानी कि ऑलमोस्ट उसी टाइप की होती है। लेकिन जो SDN3 होती है उसमें बाह्य विदेशी मूल जीन का प्रवेश कराया जाता है। जरूरी नहीं दोस्तों वो किसी और फसल, किसी और टाइप की वैरायटी से हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये SDN3 हो जाता है। भारत में अभी क्या है, जो SDN1 और SDN2 है उन पौधों नई किस्मों का उत्पादन नहीं करते हैं जो GMA कानून के दायरे में आ जाती हैं। जो हमने देखा कि जिसके लिए GEAC के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ता है, उसमें इसके उस दायरे से इसको SDN1 और SDN2 को बाहर रखा गया है। जब SDN3 की बारी आती है तो उसको क्या है, GMO कानून के तहत शामिल किया जाता है। और उसमें भी जो 20 BP, अब इसमें एक मात्रात्मक यूनिट का ये कुछ प्रकार हो सकता है कि इतना तक हम जब डीन या जीन वगैरह इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, समावेश किया जाएगा, तब उसको अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी। थोड़ा सा हम यहाँ पर SDN1, SDN2, SDN3 की भी बात कर लें, चूँकि दिया हुआ है। तो
तो जब हम बात करते हैं HDN1 की, तो इसके तहत क्या होता है, जो बाह्य DNA या बाहरी अनुवांशिक सामग्री को शामिल किए बिना पौधे के जीनोम में एक डबल स्टैंडर्ड काट छांट की जाती है, डुअल स्टैंडर्ड, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। देखिए अब मैंने चूंकि आपको जीनोम के बारे में बता दिया है क्या काट छांट की जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि उस लेवल पे हम जाएंगे क्या सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो धागे समान संरचनाएं हैं, जो DNA और उसका जो कंप्लीट सेट ऑफ DNA है उसको जीनोम, और जो DNA का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो किसी विशिष्ट चीज़ के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन, तो उस लेवल पर हम बातें कर रहे हैं। फिर जो HDN2 है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब कोशिका द्वारा काट छांट की मरम्मत की जा रही होती है, तब सहयोगी के रूप में एक छोटा न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट प्रेषित किया जाता है। देखिए आप इतने याद रख लीजिएगा, HDN1 HDN2 होते हैं, HDN3 होते हैं, ये अलग अलग टाइप से होते हैं, बस हो गई जानकारी। इसमें ज़्यादा करने कोई मतलब भी नहीं है, इतना ना हम प्रीलिम्स में लिख पाएंगे, प्रीलिम्स में इतना ना पूछा जाएगा, ना ही हमको इतना मेंस में लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर हमने 3 टेक्नोलॉजी में से एक की बात करी थी, CRISPR-9 की, जिसको Cas9 टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है कि जो हमने देखा जीनोम एडिटिंग वगैरह जो की जाती है, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है, उसी में से एक है CRISPR-Cas9। इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। तो हुआ क्या है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया था, उनको 2022 में रसायन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसलिए हमारे सामने जो है ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर भी ये तीसरी बार इंपॉर्टेंट बन जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और कीवर्ड दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानें शब्दावली के बारे में। तो DNA के बारे में अगर हम बात करें, तो DNA या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अधिकांश जीवित प्रजातियों में पाई जाने वाली एक अनुवांशिक सामग्री है। तो जो मैंने बताया क्रोमोसोम के अंदर धागे समान संरचनाएं होती हैं, वही कहला जाती है DNA। RNA की बात करें, ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु या एकल स्ट्रैंड वाले न्यूक्लियोटाइड एसिड होते हैं। ये क्या है, कुछ वायरस में पाई जाने वाली अनुवांशिक सामग्री होती है, ये अलग टाइप की चीज़ होती है। और डीएनए से ही बाद में क्या है, RNA वगैरह बनता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर के थ्रू, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर जीन जो है, जब जीन की हम बात करते हैं, ये DNA का एक विशिष्ट खंड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, अगर तो मान के चलिए कि हमारे सामने ऐसे करके संरचनाएं बनती हैं, ऐसे करके। अब इसको हम बोल देते हैं, पूरा जो ये हिस्सा हो गया, ये जो अंदर का हिस्सा हो गया, इसको हम बोल देंगे DNA। अब इसका मान के चलिए आप कि ये वाला हिस्सा है, जो मान के चलिए इतना हिस्सा है, तो हमारे जो ऐसे हम ह्यूमन हैं, इसमें से मान ली के चलिए कि मेल एंड एक फीमेल है, और जो मेल का स्पर्म है और वो फीमेल के एग वगैरह में जाता है, और उसमें जाएगा, तो वो जो सेल होगा, उस सेल में से इस तरीके के जो DNA होगा, तो उस DNA का ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको जैसे यहाँ पर दिखाया, जो ये वाला हिस्सा, मान के चलिए ये आगे जाके रिस्पॉन्सिबल होने वाला है ये आई की कलर को लेके, और वहाँ पर कोई डिफेक्शन या सिकल सेल एनीमिया करके कोई रोग है या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाला जो हिस्सा कहला जाता है दोस्तों, वो कहला जाता है DNA का एक हिस्सा, जीन कहला जाता है, और इसी में जो हम चेंज करते हैं वो कहला जाती है जीन एडिटिंग। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और दोस्तों जैसे कि एक संरचना मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, इस तरीके एक हेलिकल संरचना मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम और विस्तार में इसको आने वाले टाइम पे देखेंगे। यहाँ पर एक शुगर बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। उसमें भी 4 चीज़ होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो होता है, उन्हीं को लेके ये बॉन्ड्स वाली जो संरचनाएं यहाँ पे बनी होती हैं। जैसे कि ये अलग अलग ऐसे ऐसे बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के द्वारा। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, और इसी की समान जो ये संरचना, धागे समान संरचना होती हैं, इसी को DNA बोल दिया जाता है। इसका एक हिस्सा विशेष DNA जीन कहला गया। और इस तरीके से अगर ये हेलिकल संरचनाएं, और भी आप मान के चलिए कि ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हेलिकल होंगी, ये पूरा कंप्लीट सेट ऑफ जो DNA है उसको कहला देते हैं हम, उसको जीनोम। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, किसी सजीव DNA के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। इसमें सभी गुणसूत्र, इसमें DNA होता है और जीन शामिल होते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पर साथियों हम बात करें
आणविक कैंची की बात करें तो ये क्या होता है कि डीएनए के अवांछित हिस्से को जो हटाने के लिए, ये जो डीएनए का हमने देखा कि उस हिस्से के, मान लो जीन का जो हिस्सा हटाना, तो उसको हटाने के लिए हम जो कैंची वगैरह का उपयोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का, वैसे वो ऐसी कोई कैंची नहीं होती है, बस हम प्रैक्टिकल बोलने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं आणविक कैंची वगैरह बोल देते हैं। वो एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम होता है जिसको प्रवेश कराया जाता है, वो रिएक्शन करता है। तो ऐसी चीज़ें होनी है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर क्रिस्पर कैसनाइन, तो ये जो क्रिस्पर कैसनाइन है, ये वो जो है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इस जीवाणु जो होते हैं, उसमें पाए जाने वाला एक प्रकार का एक अनुवांशिक कोड या अनुक्रम, ये उसका वो एक प्रकार का कोड है या अनुवांशिक विशेषता वाला प्रोटीन है। ये क्या करता है, जो अनुक्रम जो है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज द्वारा निर्मित होते हैं। और फिर क्या होता है कि जो जीवाणु है वो अपने पर हमला करने वाले प्रत्येक वायरस को याद रखने के लिए क्रिस्पर अनुक्रम का उपयोग करते हैं, और वायरस को याद रखने के लिए जीवाणु स्वयं के जीनोम में वायरस के डीएनए को शामिल कर लेते हैं। तो इसको फिर जो है ह्यूमन बॉडी में इसके माध्यम से उपयोग करके हम जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह का उपयोग करते हैं। फिर संबद्ध जो प्रोटीन है क्रिस्पर कैसनाइन प्रोटीन या कैसनाइन प्रोटीन जिसको हम बोल देते हैं, ये बैक्टीरियल आरएनए द्वारा निर्देशित एंडोन्यूक्लीज है। ये सक्रिय होने पर विशेष एंजाइम निर्मित करते हैं जो क्रिस्पर के साथ विकसित हुए होते हैं। देखिए आपको यहाँ से बहुत सारे शब्दावली में डिफिकल्ट आपको फंसना भी नहीं है, और हमको बिल्कुल टू द पॉइंट जानना भी नहीं है। हम भाई जीनोम साइंटिस्ट नहीं है, और ना ही हम बहुत ही स्पेशलाइज इसमें एमडी वाले डॉक्टर हैं। अपन तो भाई अपन है यूपीएससी एस्पायरेंट्स, अपन को बस समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे काम करती है, और अपन उसको मेंस में लिख सकें, पूछा जाए, इस लेवल का अपने को तैयार करना। तो ये चीज़ हो गई। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा फ्लो चार्ट दिया गया है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँ। जैसे ये सुमन करके कोई लड़की है या कोई महिला है, इसको क्या है, सिकल सेल रोग है, सिकल सेल एनीमिया एक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो सेकेंस है तो वो सिकल सेल वो मुड़ने लगती हैं, और उसकी वजह से क्या है, रक्त का संचार बाधित हो जाता है, और फिर हमको अलग अलग बार बार फिर से उसमें रक्त देने की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिला के जो सेल्स हैं, जो ब्लड बनाती हैं, ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं, उनका सिक्वेंस उनका जो शेप है वो बदल जाता है, और उसकी वजह से वो प्रवाह ब्लड का जो है बाधित हो जाता है। तो वो बार बार बदलते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। तो मान के चलिए कोई महिला है जिसका नाम सुमन है, उसको सिकल सेल एनीमिया की समस्या है। तो हमने क्या, और ये सिकल सेल एनीमिया के लिए हमको पता चल गया कि एकल डीएनए लेटर म्यूटेशन से होने वाला एक रोग है, ये कोई पर्टिकुलर ये जीन है, हमको पता चल गया ये रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिकल सेल म्यूटेशन के साथ डीएनए डबल हेलिक्स इस तरीके से जुड़ा रहता है, तो हमने वहाँ पर एक गाइड आरएनए डाला ब्लड से, और सबसे पहले हमने उसको पहचाना, फिर लैब में हमने उसको तैयार किया, एक गाइड आरएनए स्ट्रैंड को हमने विकसित किया, और ये क्या है, ये जो म्यूटेड डीएनए था उस अनुक्रम से मेल खाता है। मतलब जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी सुमन के रेड ब्लड सेल्स के लिए, वही चीज़ हमने प्रयोगशाला से मिलता जुलता हमने एक आरएनए विकसित किया। फिर उसको क्या किया हमने, तीसरे नंबर पे हमने आणविक कैंची का उपयोग करते हुए यहाँ प्रचलित कैसनाइन को आरएनए मिश्रण में प्रविष्ट कराया जाता है, मतलब कि जो मिश्रण होता है उसको प्रविष्ट करा दिया जाता है। और सुमन को जो चौथे नंबर पे क्या होता है, आरएनए प्लस कैसनाइन मिश्रण वाला एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो हमने नई चीज़ विकसित करी प्रयोगशाला में, वो लगाया जाएगा। सुमन को इंजेक्शन लगाया जाएगा, ब्लड में सर्कुलेट किया जाएगा। इसके माध्यम से क्या होगा, पाँचवें नंबर पर जो प्रोसीजर होगी कि गाइड आरएनए है जो वो सिकल सेल रोग को उत्पन्न होने वाले म्यूटेटेड डीएनए की पहचान करेगा। छठवें नंबर पर क्या होगा कि जो कैसनाइन प्रभावित अनुक्रम कोड को करके अलग कर देता है, वो जो भी प्रभावित जो डीएनए होता है उसका अलग कर देता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है। सातवें नंबर पर क्या होगा कि जो काटे गए सीक्वेंस पर वैज्ञानिकों द्वारा एक स्वस्थ डीएनए अनुक्रम को जोड़ा जाता है। जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो रही थी रेड ब्लड सेल्स में, जो सेल्स सुमन के सेल्स में सिकल सेल एनीमिया के लिए, उसको वो काट के अलग कर देगा। और आठवें नंबर पे क्या होगा, उपयुक्त प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न हो जाने पर सुमन को सिकल सेल रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसमें जो हमने प्रयोगशाला में आरएनए विकसित किया था, फिर हमने कैसनाइन प्रोटीन के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया। वो जब जाएगा डीएनए जो आरएनए का वो जो हिस्सा जाएगा, कैसनाइन प्रोटीन जाएगा, तो वो जो पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल था उसको म्यूटेट कर देगा, वो काट के हिस्सा अलग कर देगा। फिर जो नई सेल्स बनेंगी तो वो सिकल सेल एनीमिया वाली सेल्स नहीं बनेंगी, फिर वो जो है हेल्दी सेल्स का डेवलप होगा, और इस तरीके से जो सिकल सेल एनीमिया सुमन के बॉडी में था उस रोग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो होती है इसको काम करती है। अब यहाँ पर ये जो क्रिस्पर कैसनाइन जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 तत्व शामिल होते हैं, गाइड आरएनए, क्रिस्पर संबद्ध प्रोटीन जो अभी मैंने आपको बात की, यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, और डीएनए।
जो गाइड आरएनए होता है, ये क्या होता है, ये आरएनए का एक खंड या हिस्सा होता है जो लक्षित जीन को चिन्हित करने में मदद करता है कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर रोग के लिए, और इसको फिर प्रयोगशाला में हम तैयार करते हैं। जो क्रिस्पर 9 संबंध प्रोटीन होता है, ये एक प्रकार के कैंची के तौर पर काम करता है, जिसको हमने इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचाया था। ये डीएनए का जो अवांछित हिस्सा है उसको काट के हटाने में मदद करता है। और तीसरा हिस्सा जो हमारा डीएनए का है, तो डीएनए के वांछित हिस्से को काटेगा स्थान में फिर से जोड़ दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है। क्रिस्पर कैस9 के फायदों की बात करें तो भाई जो दुर्लभ अनुवांशिक रोग है उनको तीव्रता से और अधिक कुशल तरीके से निदान किया सकता है। देखिए अदरवाइज जो अभी सिकल सेल एनीमिया है तो उसके लिए आपको बार बार ब्लड फिर आपको चढ़ाना होता है, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तरीका जो होगा हम ये अपनाएंगे तो फिर सेल्स ही वैसी वाली बनना बंद हो जाएंगी, जैसे कैंसर वगैरह। अब कैंसर में क्या होता है, कोई भी सेल हमारी बॉडी में जो बनती है वो उसको एक टाइम पे डेथ हो जाती है, कुछ निश्चित समय के बाद वो मरती जाती है और नई सेल बनती जाती हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि वो सेल भूल जाती है उसको कम मरना है, तो एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट होने लगती हैं, तो उसके लिए कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है, लेकिन वो भी उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इसमें क्या होगा, हम इस तरीके से उसमें डीएनए जो पर्टिकुलर जीन होगा उसको काट के अलग कर देंगे और नया जीन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, या वो जो रिस्पॉन्सिबल था उसको अलग करके स्वस्थ जीन जो है इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसके माध्यम से हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर इससे क्या है, जो फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए नए विकास देखने को मिलेंगे इस टेक्नोलॉजी की मदद से, और हम खाद्य सुरक्षा वगैरह इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम ह्यूमन बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर हम प्लांट सेक्टर में इसको यूज़ करेंगे क्रॉप्स में तो उसमें और बेटर कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो नैतिक चुनौतियां हैं, ऊपर मैंने आपको मुद्दे बता दिए थे कौन से नैतिक मुद्दे हैं, तो दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। फिर इसके भारत में भी इस तरीके की कुछ और समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। फिर साथियों हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि टी सेल थेरेपी के बारे में, कार टी सेल थेरेपी के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि कार टी से जो उपचार पद्धति है इसका भारत में रोगियों के पहली बार भारत में रोगियों के ऊपर परीक्षण किया गया है, और इसको आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया हुआ है। दोस्तों जब हम एंटीजन की बात करते हैं, जैसे हम वैक्सीन देते हैं अपनी बॉडी में, वो भी एक प्रकार का एंटीजन है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि हमने वैक्सीन दी, हमने कोविड-19 के लिए वैक्सीन दी है, या कोविड सार्स वायरस के लिए हमने वैक्सीन दी है, तो हमने क्या करते हैं, वो वैक्सीन में थोड़ा सा हिस्सा डाला होता है, उसका हिस्सा उस वायरस का, और उसके लिए हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो अपने आप को तैयार कर लेता है। तो ये एक प्रकार से वैक्सीन वो एंटीजन की तरह काम करती है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ में एंटीबॉडी उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। एंटीजन की अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई भी केमिकल हो सकता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, परागकण इत्यादि जो है, ये एक प्रकार से एंटीजन में आते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कार्टी सेल थेरेपी के बारे में बात करें तो ये क्या है कि इस जो राष्ट्रीय वायु फार्मा मिशन है के तहत वित्त पोषित किया गया है इसको, और जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद वायरैक की एक प्रकार की ये पहल है। जो वायरैक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जो है, ये एक प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत में आ जाता है और इस सेक्टर में काम करता है। कार्टी सेल थेरेपी की बात करें दोस्तों, इस थेरेपी में क्या होता है कि जो कार्टी सेल कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं वगैरह संबद्ध होकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। कैसे करती हैं इस प्रक्रिया को देखते हैं। तो ये जो टी कोशिकाओं की प्राप्ति के लिए रोगी के शरीर को रक्त लिया जाता है, कोई हम जो बॉडी से ब्लड है उसको निकालते हैं, उसमें से मान लो जो भी कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल हैं पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो उसको हम निकालते हैं, ज़्यादातर कैंसर के लिए। तो वहाँ से हम निकाला और हमने क्या है फिर प्रयोगशाला में कार्टी कोशिका का निर्माण किया होता है, और कार्टी कोशिका को हम क्या है फिर उसमें टी कोशिका में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इस प्रकार से फिर हम इसको करवाने के बाद ये कार के लिए जीन प्रवेश कराया जाता है, और जीन प्रवेश कराने के बाद कार्टी कोशिकाओं का लाखों की संख्या में निर्माण होता है, और कार्टी कोशिकाओं का रोगी के शरीर में फिर से हम प्रवेश करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रोगी के शरीर में बहुत सारा एंटीजन बन जाता है, जिसको हमने ऊपर ऑलरेडी समझ लिया एंटीजन क्या होता है, और इससे फिर जो भी कैंसर कोशिकाएँ होती हैं वो नई कोशिकाएँ नहीं बन पाती हैं, वो एंटीजन निर्मित हो जाता है हमारी बॉडी में, तो वो उसका निपटान हम कर सकते हैं। तो एक प्रकार से कैंसर के लिए कार टी सेल जो थेरेपी है उसका उपयोग किया जाता है। फिर हम इस कार टी उपचार के बारे में बात करें तो टी कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित ऐड करने का एक तरीका है। संपादित टी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट करती हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में समझा दिया, उसका प्रैक्टिकल वर्जन ये लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल वर्जन। फिर टी कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी रोगजनकों पर हमला करती हैं।
तो देखिए ये हम अलग अलग टाइप की यहाँ पर सेल की बात करें तो जैसे हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे लिए शरीर की इम्यूनिटी का काम करती हैं। उसमें भी दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी होती हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जब हम बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की तो ये भी तीन टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और जब हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप की आती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर इनके भी थोड़ा सा अगर हम और विस्तार में देखें तो जो न्यूट्रोफिल होती है ये फैगोसाइटोसिस में मदद करता है। थोड़ा सा कीवर्ड अगर याद रख पाएँ तो आप याद रखिएगा। जो इयोसिनोफिल होती है, देखिए जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान के चलिए कैंसर कार्टी सेल थेरेपी के ऊपर आ गए और इस तरीके से अगर आप उनका उपयोग कर सक पाते हैं, ये डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह बना पाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे नंबर मिल पाते हैं। तो मेंस में इस तरीके से उपयोग करते हैं। जो इयोसिनोफिल होती है वो परजीवी संक्रमण का सामना करती है। जो बेसोफिल होती है वो इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। फिर लिम्फोसाइट है, इसमें भी तीन टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर कोशिकाएं। देखिए जब भी अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो जो ब्लड रिपोर्ट आपको मिलती है तो वहाँ पे लिख के आता है लिम्फोसाइट का काउंट इतना है, ये काउंट इतना है। तो उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो जब दोस्तों इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर प्रोसीजर बताया था कि टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से पहले हम निकालते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं कि मानव निर्मित रिसेप्टर जो कार कहा जाता है, उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर बदल दिया जाता है। और फिर ये कार जो होता है प्रयोगशाला में निर्मित एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर होता है और इसमें कैंसर कोशिकाओं पर निर्धारित प्रोटीनों को बांधने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि कार को टी कोशिकाओं के साथ जोड़ा जाता है। कार को हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं, टी कोशिकाओं को ह्यूमन की बॉडी से निकालते हैं, उनको कार को इस तरीके से तैयार करते हैं कि भाई कैंसर से लड़ने के लिए उनको तैयार कर सके। फिर इनको कार टी के साथ जोड़ा जाता है और टी कोशिकाओं को विशिष्ट कैंसर सेल एंटीजन की बेहतर पहचान करने में मदद मिलती है। फिर इनको परिवर्तित टी कोशिकाओं को कार टी कोशिकाएं कह देते हैं। इसके बाद कार टी कोशिकाओं को मानव के शरीर में फिर से प्रवेश करा दिया जाता है। ये होता है। इसके फायदे क्या होते हैं, तो मौजूदा जो उपचार प्रणालियाँ हैं कैंसर के लिए वो कुछ वर्षों या महीनों तक उसको रोगी के जो जीवन की अवधि होती है, रोगियों की जीवन अवधि को कुछ वर्षों या महीनों तक बढ़ा देती हैं। लेकिन कार टी से जो तकनीक है ये कैंसर कुछ प्रकारों को इलाज करने में भी सक्षम है। एक चीज़ तो इसका ये फ़ायदा है। और दूसरा क्या है, कीमोथेरेपी के विपरीत जो कार्टी सेल है, कार्टी थेरेपी है, ये किसी विशेष रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है। वो कीमोथेरेपी में आपने सुना होगा कि जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उनको काफ़ी बार आना जाना पड़ता है। और कैंसर के उपचार में कम समय लागत है और अधिक रोगी तेज़ी से ठीक हो सकते हैं, इसमें होते हैं। तो ये बातें हो गई। फिर दोस्तों कुछ और बात करें जो हमारे एग्जाम के लिए आ सकता है, टी और बी टाइप की कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो ये जो बी और टी टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार की हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका हिस्सा है, इम्यून प्रणाली कोशिकाएं हैं। और ये जन्मजात सहज और उपार्जित एक्वायर्ड होती हैं, यानी कि जो हमको जेनेटिकली हमारे शरीर में आती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं ये शरीर की पहली प्रतिरक्षा पंक्ति होती हैं जो संक्रमण से लड़ने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करती हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसी का हिस्सा है बी और टी कोशिकाएं। फिर इसमें क्या होता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली, इसमें अनुकूलन प्रतिरक्षा एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रणाली भी इसको कहते हैं। और कोई भी सजीव या संक्रमण जब रक्षा प्रणाली की पहली पंक्ति से बच जाता है तब यह टी और बी कोशिकाओं का उपयोग करती है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये दोनों को मैंने मिला दिया था। कुछ होती हैं जो जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, तो ये शरीर की पहली सुरक्षा पंक्ति के तौर पे काम करती हैं। कोई भी जब अटैक करता है बाहर से बैक्टीरिया वायरस वगैरह तो उससे लड़ती हैं। लेकिन उसके बाद फिर टी और बी कोशिकाओं का नंबर आता है, जो उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणालियाँ होती हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली जो एक्वायर्ड करती हैं बॉडी में। और ये जो टी और बी कोशिकाएं ये समय के साथ अनुभवों से विकसित होती हैं, मतलब वो सीखती जाती हैं कि हाँ भाई ये ऐसा वायरस का अटैक हो सकता है ऐसा, तो ये वो वाली कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इन्हें विकसित होने में अधिक समय लगता है, ये पर्टिकुलर हो जाती है। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा और बात करें दोस्तों, तो ये जन्मजात कोशिकाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, कौन सी, बी और टी कोशिकाओं। और बी और जो टी कोशिकाएं होती हैं इनको लिम्फोसाइट्स भी कह देते हैं। लिम्फोसाइट्स प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं। फिर जो बी दोस्तों इसमें अगर हम बी और टी की अलग अलग बात करें तो जो बी कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं, जिनका उपयोग हम हमलावर बैक्टीरिया, वायरस, विषाक्त पदार्थों का मुकाबला करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एंटीबॉडी वाई प्रकार के प्रोटीन से होते हैं और जो प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होते हैं। और फिर जो टी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये बाहरी संक्रमणों और सजीवों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से लड़ती हैं। ये साइकोटोसिन्स का भी उत्पादन करती हैं जो जैविक पदार्थ है, और ये साइकोटोसिन्स प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य हिस्सों को सक्रिय करने में मदद करते हैं। और जो टी कोशिकाएं हैं वो वायरस द्वारा संक्रमित या कैंसरकारी बन चुकी शरीर की अपनी कोशिकाओं को नष्ट भी कर देती हैं।
तो ये हमने बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं के बारे में देखा। दोस्तों फिर जो हम बात करें नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे सामने, वो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, मैंने आप लोगों को अभी तक तो देखिए अभी तक मैंने आपको काफ़ी क्लियरली बता दिया है जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है। तो इसमें नाम ही है जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था, यहाँ पर भी बताया है कि ये जो धागे के समान हेलिकल जो संरचनाएं होती हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, अगर हम इसके क्रम को पढ़ने की जो प्रक्रिया है कि इनका क्रम क्या है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन का, इन चारों का क्रम क्या होता है, वो चीज़ कहलाई जाती है जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर हम ये पता कर लें तो हमको ये एग्जैक्टली आइडिया लग सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर इस डीएनए से जो भी आने वाले टाइम पे जो भी ह्यूमन बॉडी प्लांट से जो भी चीज़ बनने वाली है उसमें क्या समस्याएं होती हैं और उनको पहले ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी क्लियरली बता दिया है कोशिका के बारे में, यहाँ पर वो उसी तरीके के मैप दिया गया है। जब भी दोस्तों जब हम डीएनए की जब बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में जो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स या 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन और थाइमिन है। यहाँ पर क्रम दिया गया है, तो इस तरीके से होता है। फिर क्रोमोसोम, यहाँ पर जो बात की है किसी जीव के डीएनए के संपूर्ण सेट को जीनोम कहती है, मैंने आपको बता दिया। गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होता है ये भी बता दिया। जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के उसके अंदर का जो मटेरियल होता है क्रोमोसोम का, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चीज़ों एक प्रकार से ट्रांसफ़र करता है। तो वो चीज़ के बारे में हमने पहले ही बता दिया। और ये जो मानव जीनोम का लगभग 3 अरब क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं दोस्तों, ये बहुत लंबा होता है। अगर आप एक सिंगल धागे के समान संरचना इसकी बनाते जाएंगे एक सिंगल जीनोम का, तो यहाँ से चांद तक पहुँच जाएगा, इसकी संरचना होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से ही बता दिया। इसको करने के फायदे क्या होंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि मानव के विकास और उसकी बायोलॉजी के बारे में हम समझने में हमको सहायता मिलेगी। दुर्लभ जो बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां, हम उनको ठीक कर सकते हैं। न्यूरो जनरेटिव डिसीज़ वगैरह, कैंसर वगैरह, इनको कर सकते हैं। फिर जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि अनुवांशिक परिवर्तन की पहचान करने में मदद मिलेगा। बहुत सारे हम और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप उस लेवल पर सोचें तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत स्कोप है यहाँ पे। फिर अन्य संबंधित कुछ तत्वों को बात करें तो अभी न्यूज़ ये था इस वाले आर्टिकल में कि हाल ही में क्या हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने संपूर्ण जीनोम को सीक्वेंसिंग का पता लगा लिया। पहले क्या होता था, हमने जो भी सीक्वेंसिंग की थी तो कुछ ऐसा डीएनए का हिस्सा था जिसको हम कंप्लीटली उसको सीक्वेंस नहीं कर पाए थे, 8% ऐसा हिस्सा था। अब हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ पहलों की बात करें तो कुछ कार्यक्रम चलते हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक इंडिजन कार्यक्रम है। तो इसका उद्देश्य है कि जो भारत के विभिन्न अलग अलग नवजातीय समूह हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 भारतीय व्यक्तियों के जीनोम की हमको सीक्वेंसिंग करना है। और ये काम जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा किया जा रहा है। फिर एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसमें अलग अलग देश भर के रेफरेंस के लिए 10,000 नागरिकों के आनुवंशिक नमूनों को एकत्रित करना है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की पहल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। फिर मानव जीनोम प्रोजेक्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे है जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, वो है संपूर्ण मानव जीनोम के डीएनए को सीक्वेंस का निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयास है। इसको 1990 में स्टार्ट किया गया था और 2003 में ये पूरा हो गया। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और ऊर्जा विभाग के द्वारा समन्वित किया गया था। तो ये पहला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जो पहला कार्यक्रम था इंटरनेशनल लेवल पे, फिर इसको बंद कर अब ये एंड हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं या जो भी न्यूज़ आएंगी वो एक प्रकार से जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया अब उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पर जीनोमिक सर्विलेंस। जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, जो अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं जैसे कोविड-19 है, मंकी पॉक्स है, इस तरीके से, तो ये अलग अलग तरीके से जो भी रोगजनक उत्पादित करते हैं और हमारे बॉडी में आते हैं, अगर हम इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर लें तो हम गैस कर सकते हैं कि इससे संबंधित और कौन सा जो है आने वाले टाइम पे वायरस वगैरह बन सकता है। तो वो चीज़ है जीनोमिक सर्विलांस, कि जो चीज़ भी ऐसी बीमारियाँ हैं हम उनके जीनोम सीक्वेंसिंग करें और उसका पता लगाएं, तो वो चीज़ कहलाई जाती है। जीनोमिक्स की दोस्तों हम बात करते हैं, एक टर्म्स होती है जीनोमिक्स और एक चीज़ होती है जेनेटिक्स। जब हम जीनोमिक्स की बात करते हैं तो इसमें जीवों के संपूर्ण जीनोम और उससे बड़ी मात्रा में उत्पन्न संबंधित जानकारियों का अध्ययन जीनोमिक्स कहलाता है। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ये अनुवांशिकी के अध्ययन से संबंधित है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जो एक पीढ़ी के जो जेनेटिक गुणधर्म दूसरी पीढ़ी में जा रहा है वो जेनेटिक्स में आ जाएगा। और जब किसी पर्टिकुलर जो जीनोम है उसका अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाया जाता है जेनेटिक्स में आ जाता है, वो जीनोमिक्स में आ जाता है। फिर दोस्तों ये जीनोमिक निगरानी में क्या होता,
कि हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करेंगे और उनकी समानताओं भिन्नताओं को विश्लेषण वगैरह किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, रोगों की हम निगरानी वगैरह कर सकते हैं। फिर क्या है, रोग जनकों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जनता के लिए हस्तक्षेप और सिफारिशें तैयार करने में इसका उपयोग हो सकता है। वैक्सीन जैसे रोधी उपाय बना सकते हैं। बीमारी पर रोकथाम के लिए मैंने मल्टीपल उपयोग है। फिर जीनोमिक के फायदे की बात करें उपयोग का, तो भाई ये चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए मानव जीनोमिक्स जेनेटिक बीमारियों के उपचार में सहायक हो सकती है। चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स में सहायता हो सकती है। अलग अलग टाइप के जो संक्रमक होते हैं, वैक्सीन डिजाइन वगैरह में हेल्पफुल हो सकती है। कृषि और जो जलीय कृषि जीनोमिक्स है वहाँ हमको हेल्पफुल मिल सकती है। जैविक और चिकित्सा अनुसंधान में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। हम बायो वैक्सीन्स वगैरह बना सकते हैं। और फॉरेंसिक जो साइंस वगैरह हो तो उसमें भी हम इसका काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों कुछ न्यूज़ देखिए, कुछ इसमें न्यूज़ जो है इस साल की कवर की है, कुछ न्यूज़ ऐसी भी थी वो पिछले सालों में कवर थी, जैसे जीएनए फिंगरप्रिंट वगैरह क्या है वो इसमें कवर नहीं है। तो आप उसी तरीके से गैस कर लीजिएगा कि जीनोम फिंगरप्रिंट की जीन फिंगरप्रिंट की अगर हमने बात करी तो फिंगरप्रिंट क्या होता है और जीन से आप इसको एसोसिएट कर लीजिएगा, तो आप ऐसे फिर गैस करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर भारत में दोस्तों जो जीनोमिक निगरानी के लिए अभी जो अलग अलग तरीके जो परियोजनाएं हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं वो चल रहे हैं उसके बारे में बात करें तो एक है क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं। तो ये क्या करती हैं, किसी भी प्रासंगिक क्षेत्र में संबंधित जीनोम के सीक्वेंसिंग के लिए क्षेत्रीय केंद्र की प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती हैं। देखिए सीक्वेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो वो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर था तो उसमें एडीजीसी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन इसका क्रम क्या है, ये बिलियंस लंबा है, तो उसको क्रम को पता करना ही जी सिक्वेंसिंग कहला जाता है। और चूंकि जीनोम का हमेशा करते हो जीनोम सिक्वेंसिंग हो गया। फिर भारतीय सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम दोस्तों बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, जो सार्स CoV-2 वायरस है कोविड-19 इसको हम पॉपुलरली जानते हैं, तो इसके जीनोम सीक्वेंस करने के विस्तार के लिए स्थापित किया गया था। और एक है इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम। तो ये जो INSACOG की अगर हमने बात करी उसकी तर्ज पर कार्य करेगा। फिर भारतीय सॉर्स कोव 2 जीनोमिक कंसोर्टियम की बात करें दोस्तों तो ये भारत के 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक समूह है और इसके द्वारा एक संयुक्त परियोजना चलाई जाती है ताकि हम उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर सके जो CoV SARS-2 वायरस है इससे संबंधित जो भी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है, कौन कौन सी मंत्रालय मिनिस्ट्री, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल है, बायो प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शामिल है, फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR शामिल है, फिर ICMR इसमें शामिल है। तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर दोस्तों WHO की एक साइंस काउंसिल ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीनोमिक्स तक पहुँच में तेजी लाने के लिए अपनी पहली केंद्रीय रिपोर्ट जारी की है। तो थोड़ा सा याद रखिए, बस हो गया काम, इतनी काम की नहीं है। फिर हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर वो क्लोनिंग के बारे में। अब क्लोनिंग में क्या होता है, एक प्रकार से एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, आप ऐसे समझ लीजिए। वो हम थोड़ा सा उस लेवल पे खेलना चालू करेंगे, एग के लेवल पे, स्पर्म के लेवल पे, वहाँ से खेलना चालू करेंगे। हो सकता है हमको कई बार ऑर्गन का क्लोन बनाना हो, जीन का क्लोन बनाना हो, या पूरी की पूरी जो एनिमल्स की जो वैरायटी है ह्यूमन बॉडी उससी का क्लोन बनाना हो, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो न्यूज़ ये आई है कि दुनिया में पहली बार चीन ने वन आर्कटिक भेड़िया का क्लोन सफलतापूर्वक तैयार किया, उसको तैयार किया। तो थोड़ा सा हम टेक्निकल शब्द देखें, पहले हम क्लोन की बात करें तो क्लोन क्या होता है, मूल सजीव के समान ही अनुवांशिक विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं और मूल जीव का एक प्रकार से एक कॉपी होता है, वो क्लोन कहा जाता है। क्लोनिंग की जो प्रक्रिया होती है ये किसी जैविक इकाई के अनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप इकाई बनाने की प्रक्रिया को ही क्लोनिंग कहा जाता है। कुल प्रकार के आप ऐसे समझ लीजिए कि मान के चलिए जैसे क्या होता है, जैसा मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि जो मेल हमारा जो बॉडी मेल साइड से स्पर्म आया और जो फीमेल साइड है वहाँ से एग आया, दोनों को मिलाएंगे, फिर वहाँ से जो जाइगोट की जो प्रक्रिया होगी फर्टिलाइजेशन की, तो इनिशियल कुछ वीक में क्या है वो अलग अलग सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। अब उस सेल को निकाल के हम डिवीजन को कोई और सेल में इंट्रोड्यूस करा दें तो हम उसका एक रेप्लिकेट बना सकते हैं, दूसरा ऑर्गन बना सकते हैं। सिंपली ये समझिए आप, अभी ऐसी प्रक्रिया वो चीज़ है क्लोनिंग बनाने की। अब इसको कैसा किया जाता है, तो अगर हम पशुओं की क्लोनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, डीएनए का जो स्रोत होता है, एक तरफ होता है एक स्रोत होस्ट डीएनए और एक तरफ होता है सोर्स डीएनए। तो सोर्स डीएनए से हम डीएनए को काट के एक हिस्सा अलग करते हैं, निकालते हैं, और यहाँ पर भी जो होस्ट डीएनए है उसको भी काट के अलग करते हैं और आपस में दोनों को मिलाते हैं जो चीज़ हमको चाहिए होती है। और फिर यहाँ से पुनः संयोजक डीएनए अणु का निर्माण करते हैं और प्लाज्मिड बनाते हैं, उससे फिर हम जो वांछित हमको डीएनए चाहिए होता है उसकी हम प्राप्ति कर लेते हैं। थोड़ी और प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है इन्फोग्राफिक के थ्रू कि एक मादा भेड़ हमारे सामने विक्टोग्राफिक के थ्रू और दूसरी तरफ है एक मादा भेड़ भी है। तो यहाँ से हमने जो भेड़ के शरीर में ली गई हमने कोशिकाएं वहाँ से कुछ ली और वहाँ से डीएनए निकाला। जो भेड़ बी है वहाँ से हमने कुछ जो एक्स कोशिकाएं हैं उनको निकाला। उसमें से जो भेड़ बी की जो एक्स कोशिकाएं हैं, मान के हो सकता है भेड़ जो बी थी
उसमें ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि उसका फर्टिलाइजेशन हो पाता है, वहाँ से प्रॉपर अच्छे बच्चे हो पाते, या उस मादा वो जन्म दे पाती बच्चों को। ऐसा कुछ भी जो महिलाएं होती हैं उनमें भी देखने को प्रक्रिया होती है, वहाँ पर भी इस तरीके की कुछ प्रोसीजर अपनाई जाती है। जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं या सरोगेसी वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो केंद्रक को हटाया जाता है, फिर इनको डीएनए निकाला जाता है, और यहाँ पर जो मादा भेड़ बी है, इन दोनों को मिला के डीएनए जो भेड़ ए से निकाला गया जो डीएनए है, वो भेड़ बी के जो एग होता है उसमें प्रवेश कराया जाता है। और इस तरीके से फिर संयोजित जो भ्रूण कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको हम फास्टर मदर पोषक माता के गर्भाशय में फिर स्थापित कर देते हैं। तीसरी जो मादा भेड़ है उसके गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं। देखिए, जैसे कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, तो वहाँ पर भी यही होता है कि क्या होता है, कुछ कुछ महिलाओं में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ मतलब कुछ भी वजह से कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जिससे प्रॉपर एक बच्चा नहीं बन पाता। तो वहाँ से हमने जो मेल का स्पर्म लिया और फीमेल के एग्स वगैरह लिए, और उन दोनों का टेस्ट ट्यूब में फिर हमने उसका फर्टिगेशन वगैरह की जो इनिशियल फर्टिगेशन है या जाइगोट की जो प्रोसेस है उसको करवा दिया, और फिर उसको हमने एक तीसरे मदर के उसमें हमने जो एग होता है उसमें प्रवेश करवा दिया। तो इस तरीके से फिर तीसरे मदर से न्यूट्रेंट्स वगैरह इसी तरीके की प्रोसीजर सरोगेसी में होती है, और फिर वो एक स्वस्थ जो है एक बच्चा जो है जन्म लेता है। तो ये पूरी प्रोसीजर हो जाती है। इस तरीके से हम क्लोनिंग की बात करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है कि भाई ये बीमारियों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है। फिर दूसरा क्या है कि जो विलुप्त हो रही प्रजाति, हम उनके बारे में नई प्रजातियाँ ऐसी विकसित कर सकते हैं। क्लोनिंग के माध्यम से हम ऐसी प्रजातियाँ बना सकते हैं जो अधिक दूध और मांस का उत्पादन करें। क्लोनिंग के माध्यम से जो भ्रूण स्टेम सेल्स है उनको निर्मित किया सकता है। अब देखिए, स्टेम सेल्स के बारे में यहाँ पर नहीं है चीज़ें, हो सकता है कि अभी 4 महीने का और भी करंट अफेयर्स होगा तो उसमें आएगा, और नहीं होगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो चलते रहते हैं न्यूज़ में, और पीवाईक्यू में भी थे। और अगर ये सीरीज़ हम जो है जल्दी फिनिश कर लेते हैं तो हम पीवाईक्यू की भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कुछ चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, देख कई बार ये क्लोन में क्या होता है, जरूरी नहीं कि वो जो दो जीव अगर हमने बनाए एक ही अनुवांशिक सामग्री का उपयोग करके तो वो एक से ही दिखेंगे। कभी कभी आप देखते हैं जैसे दो बच्चियाँ हैं, तो वो अगर ट्विन बेबी हैं तब भी वो अलग अलग दिखती हैं कई बार। लेकिन ऐसा भी होता है कि दो बिल्कुल सिमिलर देखते मिलती है, तो वो नेचुरली जो आइडेंटिकल ट्विन वाली सिचुएशन होती है वो उसके एग्जाम्पल होते हैं। और वो क्या होता है, जो प्राकृतिक वातावरण होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो भी हमने बनाया हुआ है, जो ह्यूमन हमने बनाया हुआ है या जो हमने पशु की कोई प्रजाति या प्लांट्स की है, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी उसके लोग जो है उस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर जो कृत्रिम क्लोनिंग होती है दोस्तों, वो उसमें डीएनए क्लोनिंग होती है और प्रजनन क्लोनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए या जीन क्लोनिंग होती है, इसमें अपेक्षित डीएनए अंश को जीवाणु प्लाज्मिड जैसी अपनी प्रतिकृति बनाने वाले अनुवांशिक तत्व में स्थानांतरित किया जाता है। फिर इसमें क्या है, जो प्रजनन क्लोनिंग होती है, इसमें सोमैटिक कोशिका से लिए गए न्यूक्लियस को न्यूक्लियस रहित अंडक दूसरे उसमें प्रवेश कराया जाता है। तो ये थोड़े से रिलेटेड कीवर्ड हो गए। एक चीज़ और होती है वहाँ पर सोमैटिक सेल न्यूक्लियर जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो उसमें क्या है कि एक दूसरी ही मादा के उसमें पूरा जो हमने ऊपर प्रक्रिया बताई थी उसको प्रवेश करा दिया जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर कुछ और एक और न्यूज़ जो हमारे सामने है वो है भारतीय जैविक डेटा सेंटर के बारे में, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। देखिए, अभी तक हमने जो करते आए ना, जो हमने अलग अलग प्रक्रिया बात करी, ह्यूमंस की बात करी, एनिमल्स की बात करी, जो हमने क्लोनिंग में बात करी तो वहाँ एनिमल्स के बारे में बात की। फिर स्टार्टिंग में जो आर्टिकल थे हमने प्लांट्स के बारे में बात करी, जीएमओ से संबंधित प्लांट्स के बारे में। फिर ह्यूमन में कैसी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करी, जीनोम एडिटिंग में। तो ये जो पूरा डेटा होता है इसको रखने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में एक डेटा सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ पर एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। देखिए, अलग अलग जो डेटा रखा जाता है, जैसे कि हम देखते हैं शेयर मार्केट का जो डेटा होता है, एसडीएल एनएसडीएल करके जो कंपनियां, एनएसडीएल है और सीडीएसएल वगैरह है, जो वहाँ पर वो डेटा रखती है। इस प्रकार से ये जीनोम से संबंधित जो भी डेटा होगा इसको रखा जाएगा। तो इसके क्या है, क्या उद्देश्य इसके पीछे, तो भाई गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा को क्यूरेशन, डेटा बैकअप वगैरह रखा जाएगा। इसके माध्यम से क्या है, हम डेटा रखेंगे तो हम उसमें अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। आने वाले कुछ हम वैक्सीन वगैरह बना सकते हैं, कौन से वायरस का डेटा संबंधित है तो हम उसके टीके वगैरह बना सकते हैं। हमारे देश में जो जेनेटिक बीमारियाँ हैं उनके निदान हम वगैरह कर सकते हैं, और स्वास्थ्य समस्याओं में प्रोग्रेस कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को जो है बेटर कर सकते हैं। ये एक अल्टीमेट इसका उद्देश्य है। फिर हम इसकी बात करें कहाँ स्थापित किया गया है, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से इसको फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी सेंटर में स्थापित किया गया है।
इसका जो डेटा भंडारण किया जाएगा दोस्तों, ये 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर ब्रह्म में संग्रहित किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत सारा डेटा होता है। समर्थन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसको सहायता दी गई है। फिर डेटा साझाकरण की बात की है, इसको फेयर सिद्धांत पे, यानी कि फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल और रीयूजेबल, ये डेटा के ये सब पर्पज से उपयोग किया जाएगा। कुछ शब्दावली को जाने, जैसे जीवित प्राणियों से संबंधित सभी जानकारियों को जैविक डेटा कह देते हैं। मतलब जो भी जो आपने बात करी ऊपर से लेके अभी अलग एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, वो सब भी जो भी पूरा जीनोम, जीन, डीएनए, इससे संबंधित जो भी डेटा हमने जो रिसर्च करके निकाला वो पूरा रखा जाएगा वहाँ पे। ये उद्देश्य हो जाएगा, हम इसको समझ गए। फिर यहाँ पे डेटाबेस में जो इंडियन SARS-CoV-2 जो जीनोमिक कंसोर्टियम जो बनाया गया था, उसका भी अधिकांश डेटा इसमें शामिल किया गया, उसको भी रखा जाएगा। फिर इसके 2 हिस्से हैं, एक है इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव है और एक है इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल एक्सेस। तो बस ये इतना हो गया, काम हो गया फिर हमारा। IDBC का महत्व की बात करें, अगर हम इसके ऊपर महत्व की बात करें या उपयोग की बात करें, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो आप उससे समझ जाएंगे। देखिए एक और कीवर्ड है बायोटेक प्राइड, तो ये है क्या, बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, बायोटेक प्राइड है। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस हैं, 2021 में जारी किया गया था, और इसका जो सूचना के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं ये जेनेटिक्स से जुड़ा जो भी डेटा है। फिर दोस्तों कुछ और पहल की हम बात करें, यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी के शुरुआती 8 महीने करंट अफेयर्स में आए हैं, वो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने क्या है, एक जीन बैंक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करी है। तो इसमें क्या है, जो पादप हैं उनके बीज पौधों से संबंधित एकत्र करने वाले जो ऊतक वगैरह हैं, उस जानवर के शुक्राणु, अंडे वगैरह हैं, इनको रखा जाएगा। तो ये प्रकार का जीन बैंक रखा जाएगा। देखिए जैसे क्या है, यूरोप में आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्पर्म को वो लोग क्या करते हैं, फ्रीज करके रखवाते हैं पैसे देके। तो इससे क्या होता है कि अभी किसी ने अपना स्पर्म रखवा लिया कि जब वो 45 साल का हो जाएगा, 50 साल का, और उसको लगा कि हाँ भाई उसको अपने एक बच्चे की ज़रूरत है, तो वो इस तरीके से उपयोग करके, अपने स्पर्म का उपयोग करके, जब क्योंकि उसके बाद फर्टिलिटी एक इसके बाद इंसान की खत्म हो जाती है, तब भी वो बच्चे जो है अपने खुद के स्वयं के बच्चे निर्मित कर सकते हैं स्वयं के जीन का उपयोग करते हुए। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और ऐसी इकाइयों की स्थापना करी गई है, जैसे राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संसाधन ब्यूरो, जो कि पूसा में राष्ट्रीय विज्ञान जीन बैंक की स्थापना, पूसा में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक है। इसी तरीके से राष्ट्रीय पशु अनुसंधान अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल में राष्ट्रीय पशु जीन बैंक की स्थापना की है। चांगला लद्दाख में इंडियन सीड वॉल्ट की स्थापना की गई है। फिर कुछ और पहलों की बात करें दोस्तों, एक है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, BioRREP। तो ये क्या करता है, नाम ही से क्लियर है, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। जो भी रेगुलेशन चाहिए बायो इससे संबंधित जैविक अनुसंधान विकास गतिविधियों के लिए, वहाँ से आपको एक सिंगल विंडो, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ये आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, इसको मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ये पोर्टल डेवलप किया, कि बस जानकारी हो गई। फिर आणविक मोटर की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने DNA, अब बस आप ये आणविक मोटर क्या है थोड़ा सा पता होगी, हाँ भाई किससे संबंधित, इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे DNA ओरिगामी विधि का उपयोग करते हुए, अब हमको एक्जैक्टली आइडिया होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं आती रहती हैं। तो DNA ओरिगामी विधि का उपयोग करते हुए आणविक पैमाने पर मोटर का निर्माण किया गया है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के जो अलग अलग तंतु हैं वो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल जो पदार्थ है, मटेरियल, वो एक प्रकार से केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। तो उस तरीके कुछ बात की गई है यहाँ पे। ये ओरिगामी विधि में क्या है, नैनो स्तर पर 2D और 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए DNA को मोड़ा जाता, बनाया जाता है। फिर ये आणविक मोटर्स क्या है, ये प्रोटीन का एक वर्ग है और रासायनिक ऊर्जा को एक प्रकार से यांत्रिक कार्यों में परिवर्तित करने के लिए अंतरकोश की गति को संचालित करता है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमारे शरीर में आणविक मोटर की भूमिका के लिए पेशीय संकुचन है, समसूत्रण है, मिटोसिस, कोशिका विभाजन आदि है। ये अब देखिए हमारी बहुत सारी ये प्रक्रिया चलती है, जैसे कि हमारे बॉडी के बहुत सारे हिस्से हैं वो अलग ऑटोमेटिक चल रहे हैं, तो उससे भी तो कुछ रासायनिक जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा, तो उससे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने शरीर में कोई चिप लगा दें, तो उसको चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो हमारे शरीर के जो टिश्यू वगैरह एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी से वो एनर्जी हम उपयोग कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पर। उसके बारे में बात की है। तो दोस्तों ये था पहला इसका हिस्सा जो बायोटेक्नोलॉजी का, जो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो टाइम है वो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको एग्जाम पास करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे कम एफर्ट में 7-8 क्वेश्चन तक, अगर 10-12 क्वेश्चन आते हैं, आप 7-8 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
और जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसको तो आप पढ़ के यहाँ से जरूर कर ही सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों मेरी थोड़ी सी क्या है कि कोल्ड की वजह से वॉइस का कुछ जगह इशू आया हुआ है, कई बार बोलने में भी बीच बीच में स्टॉप करना पड़ा है, तो उसके लिए मैं आपसे असुविधा के लिए खेद रहेगा। थैंक यू सो मच।